एनडीए में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आता है। सर आपने भी बोला कि जो गोल्ड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो जो हम लोग हमारी मम्मी सब जो घर में सोना वोना जो साफ़ कराती है, जो पुराना हो जाता है जिसमें चमक खत्म होता है, तो उसमें भी तो एसिड का यूज़ होता होगा ना। Why HNO3 gives H2O as a byproduct and why it is treated with metal? जो रनिंग करते वक्त हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ना, वो हमें एनर्जी नहीं देता है, वो हमारे बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आप रनिंग कर रहे हो पसीने की वजह से आपके बॉडी में पसीना निकल रहा है, उसकी वजह से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं। सर जो आपने भी कुछ देर पहले बताया कि जो ज़्यादा शुगर खाता है उसके दांत खराब होते हैं, तो ये मीठा खाने पे भी अप्लीकेबल है। जय हिंद क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड। एनडीए में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर एनडीएज में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, और लास्ट में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि जो एसिड है या जो बेस है, ठीक है, कई बार हम एसिड और बेस को देख के नहीं बता सकते कि ये एसिड है या ये बेस है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। तो इंडिकेटर में क्या होता है, इंडिकेटर आपको उस सब्सटेंस के स्मेल और कलर से, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी कलर प्रॉपर्टी या उसका जो स्मेल है उसके बेसिस में कैटेगराइज करता है एसिड और बेसिस को। तो इंडिकेटर्स में अगर हम बात करें, सो अ स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसको अगर हमें ये पता करना हो कि उस केमिकल सब्सटेंस में जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स को ट्रीट करते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के कलर को चेंज करता है या उसके स्मेल को चेंज करता है। तो जैसे कलर और स्मेल चेंज होता है उससे हमें पता चलता है कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा। इसमें एक नोट हमने डाल के लिखा है कि इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड। अगर जब हम बात करते हैं किसकी, स्मेल की, यानी कि अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में इंडिकेटर को डालने के बाद उस केमिकल सब्सटेंस के स्मेल में चेंज आ जाए, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहेंगे, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब जो केमिकल सब्सटेंस के स्मेल को चेंज कर दें। इसके लिए हमारे पास जो, ठीक है ना, एग्जांपल्स हैं, उसमें वनीला है, अनियन है, इसके अलावा जो नॉर्मली हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं अगर हम बात करें तो जैसे आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा लिटमस पेपर, ठीक है। सो लिटमस पेपर, और इसी को हम लिटमस सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, लिटमस सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन जो है ये भी किसकी तरह काम करता है, इंडिकेटर की तरह। अगर हम अपने घर में बात करें, हमारे घर में एज अ इंडिकेटर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो जैसे आपने टर्मरिक, हल्दी, ठीक है ना, तो टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जिंजर, जिंजर भी क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ऐसे ही वनीला, ठीक है ना, तो वनीला का यूज हम एज अ इंडिकेटर भी करते हैं, एज अ जो बड़े जो परफ्यूम्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है, या फिर आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, है ना। अब तो आपने देखा होगा कई सारे जो आपके स्नैक्स आइटम्स हैं उनमें भी वनीला फ्लेवर आता है। तो वनीला क्या है, वनीला एक आपका फ्लेवरिंग एजेंट भी है और साथ साथ इसको हम एज अ इंडिकेटर भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास हैं
जिनका यूज हम केमिकल सब्सटेंस को इस चीज के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं कि वो एसिड है या। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में अगर मैं बात करूं, वैसे लिटमस पेपर का कलर क्या होता है बच्चों? रेड और ब्लू नहीं होता है। लिटमस पेपर का बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। लिटमस पेपर का बच्चों कलर होता है क्या? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इस पर्पल कलर के लिटमस पेपर को अगर आप एक ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हो जिस सोल्यूशन में एसिडिक नेचर प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि जैसे ही लिटमस पेपर को आपने एक एसिड के सोल्यूशन में डाला, तो एसिड का सोल्यूशन उस पर्पल कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। यानी एसिड आपको कौन सा कलर देगा लिटमस पेपर में? रेड कलर। और अगर किसी सोल्यूशन में आपने लिटमस पेपर को डिप किया, अगर उस सोल्यूशन का नेचर बेसिक है, तो बेसिक नेचर का जो सोल्यूशन होगा, यानी कि जो बेस होगा, बेस क्या करेगा? उसी लिटमस पेपर को, यानी उसी पर्पल कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। इसको अगर आप बहुत नेचुरली देखना चाहते हो, जैसे पीएच स्केल देखा है आपने, तो पीएच स्केल में आपको जो कलर दिखते हैं बेसिकली वो कौन से कलर होते हैं? रेड भी होता है और ब्लू भी होता है। जब हम 7 की बात करते हैं ना, तो जब पीएच स्केल में आप 0.7 को देखते हो, 7 का सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूट्रल। यानी कि पीएच क्या है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल से अगर आप, यानी कि 7 से अगर आप कम की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? 7 से ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पीएच स्केल में हमें क्या पता चलता है? जब आप 7 का जो न्यूट्रल पीएच है उसका कलर आता है ग्रीन। क्या आता है? यानी कि 7 में जो भी आपका पीएच होगा उसमें सब्सटेंस कलर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा? ग्रीन कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। जब आप 7 से कम की तरफ जाओगे ना, यही ग्रीन कलर एक्सट्रीम किस में जाता जाएगा? कन्वर्ट होके रेड में। और जब 7 से आप ऊपर जाओगे तो यही ग्रीन कलर ब्लूइश नेचर में होने लगेगा। यानी एक्सट्रीम ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सट्रीम रेड कलर। और 7 कलर। समझ में आया? तो पीएच भी क्या है? पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पीएच स्केल होता है, इट इज नॉट एन नॉट अ नॉर्मल इंडिकेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? तो अगर एसिड में रेड आ रहा है तो एक्सट्रीम रेड कलर क्या नेचर शो करेगा? कि वो सब्सटेंस हाईली एसिडिक है। एक्सट्रीम ब्लू कलर बेसिक है। और अगर मान लो किसी लिटमस पेपर का कलर क्या है? रेड है, उसको अगर मैं बेस में डाल दूं तो उसका भी कलर क्या हो जाएगा? समझ में आया? और अगर किसी लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो चुका, यानी कि मैंने पहले उसको बेस में डाला, अब उस पेपर को निकालने के बाद अगर मैं उसको एसिड में डिप करूंगा तो एसिड में जाने के बाद वही ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंसेप्ट समझ में आया? इसके बाद आता है बच्चों मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, बट जितना इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, इंडिकेटर में लिटमस पेपर का होता है, उससे बहुत ही कम जो इफेक्टिवनेस होती है इंडिकेटर के तौर पे, वो किसकी होती है? सो मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या है कि अगर आप मिथाइल ऑरेंज को किसी ऐसे सोल्यूशन में ट्रीट कर रहे हो जो कि नेचर में क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज जैसे ही एसिड में ट्रीट होगा तो कलर कैसा आ जाएगा? पिंकिश रेड। समझ में आया? तो पिंकिश रेड कलर अगर आ रहा है सोल्यूशन का, तो इसका मतलब, यानी कि कोई सैंपल आपके पास है, उस पर आपने मिथाइल ऑरेंज डाला, अब सैंपल का जो कलर आ गया वो कैसा आ गया? इसका मतलब उसने कंफर्म कर दिया कि वो सोल्यूशन क्या है। और अगर मान लो इसी तरह से किसी सोल्यूशन में आप मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हो, उस सोल्यूशन का कलर अगर येलो आ जाए तो वो बेस होगा। तो कलर इन बेस अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज कलर इन बेस क्या शो करेगा? कलर इन एसिड क्या शो करेगा? इसके बाद आता है फेनोप्थिलीन, ठीक है ना। इसके बारे में जो टेस्ट हैं ये सब आप 12th के सिलेबस में पढ़ते हैं, लेकिन फेनोप्थिलीन जो होता है ये भी क्या होता है? इंडिकेटर की तरह काम करता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं फेनोप्थिलीन की, अगर मैं इसको एसिड में डालूंगा तो एसिड में डालने के बाद कलर में कोई चेंज, यानी कलरलेस रहेगा सोल्यूशन। तो अगर फेनोप्थिलीन डालने के बाद कोई भी सोल्यूशन आपको कैसा दिख रहा है, तो कलरलेस होने का मतलब क्या है? कि वो एसिड है। लेकिन अगर उसी फेनोप्थिलीन को आप किसी ऐसे सैंपल में ट्रीट कर रहे हो जो कि नेचर में बेसिक है, तो अगर बेसिक नेचर का होगा तो फेनोप्थिलीन डालने के बाद उसका कलर क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? क्लियर? देन इसके बाद आता है वनीला। वनीला की अगर हम बात करें तो वनीला की जैसे कोई ना कोई तो पर्टिकुलर स्मेल होती है ना वनीला फ्लेवर की। अब उसको अगर आप सैंपल ऑफ एसिड में डालते हो, ठीक है ना, मान लो जो आपके पास सैंपल है वो एसिड है, उसमें आपने वनीला डाला,
तो वनीला डालने के बाद जो स्मेल वनीला की पहले आ रही थी, सैंपल में ट्रीट करने के बाद भी अगर वही स्मेल आ रही है आपके पास, तो उसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, यानी कि अगर वनीला की स्मेल चेंज नहीं हो रही है तो सैंपल कैसा। लेकिन अगर आप इसी वनीला को बेस में डालोगे तो जो वनीला की स्मेल होती है वो पूरी की तरह से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो अगर मान लो आपको वनीला किसी सोल्यूशन में डालने के बाद या किसी केमिकल सब्सटेंस में डालने के बाद उसमें कोई भी तरह की स्मेल आपको महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सैंपल कैसा है। समझ में आया। ये सारे कौन से इंडिकेटर एक तरह से देखा जाए तो वनीला और ऑनियन ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं अनियन की बात करूं, अनियन की तो स्मेल सबको पता है। अब अगर मान लो कि अनियन को मैं किसी ऐसे केमिकल सब्सटेंस में डालता हूं जो एसिडिक है, तो अगर अनियन की स्मेल ऐसे केमिकल सब्सटेंस में डालूं जिसके बाद अनियन की स्मेल वैसी आ रही है जैसी पहले थी, तो सब्सटेंस क्या होगा। लेकिन अगर आप इसी अनियन को किसी बेस में डाल दोगे तो बेस में डालने के बाद जो अनियन की स्मेल थी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो अगर अनियन की स्मेल आपको किसी ऐसे केमिकल सब्सटेंस में डालने के बाद नहीं महसूस हो रही है तो वो सब्सटेंस या वो सैंपल किसका है, बेस का है। कंसेप्ट समझ में आया। टर्मरिक हमारे घर में, सबके घर में होता है ना, तो कई बार अगर आप नोटिस करना कि जब इसको मैं अगर आप प्रैक्टिकली भी देखना चाहो तो जब हम लोग कभी खाना खाते हैं ना तो कई बार कपड़े में, ठीक है ना, खाने के दाग पड़ जाते हैं और जनरली आप देखिएगा उसमें येलोइश कलर का सबसे ज्यादा आपको पैचेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर खाने में क्या पड़ता है, जो भी सब्जी खा रहे हो हल्दी है ना उसमें, उसकी वजह से कलर क्या आ गया। अब जब आप उसमें क्या करोगे, देखो अगर मान लो कि इसमें एसिड हम डाल दें तो कलर क्या रहेगा, रिमेन्स येलो, यानी कोई चेंज। लेकिन अगर आप इसमें बेस डाल दें, बेस इन द सेंस जितने भी हम सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं सब बेस होते हैं, तो जैसे ही आप साबुन से उसको रब करोगे ना, वही येलोइश कलर हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होना स्टार्ट होता है। अब वो रेडिश ब्राउन कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि बेस का रिएक्शन टर्मरिक के कांटेक्ट में जब आएगा तो बेस टर्मरिक का कलर क्या था पहले, लेकिन जैसे ही उसमें आपने बेस अप्लाई किया यही येलो कलर क्या हो जाएगा, यानी जो सोप होता है वो क्या होता है हमारा, बेस होता है। आई बात समझ में। इंडिकेटर्स में कोई डाउट। अब अगर मैं बात करता हूं आगे, सबसे पहले अगर हम नॉर्मली एसिड और बेसिस के इंट्रोडक्शन में चले तो एसिड्स क्या हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद जब हम उसमें लिटमस पेपर को ट्रीट करेंगे तो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहोगे। सो द केमिकल्स कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्टेड ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड, जैसे HCl क्या है, एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है, CH3COOH क्या है। जब मैं बात करता हूं HCl और H2SO4 की, तो ये कैसे एसिड्स हैं बच्चों, ये मिनरल एसिड्स हैं। ये क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड की, तो ये कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। और जो ऑर्गेनिक एसिड है ये हम अपने खाने पीने में भी यूज करते हैं, बट मिनरल्स एसिड का यूज, ठीक है ना, तो मिनरल एसिड का यूज हम अपने खाने पीने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, हमारे बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या है, दोज केमिकल सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्टेड रेड लिटमस टू आर कॉल्ड, यानी कि आपके पास अगर बेस यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनके आपने एक्वस सॉल्यूशन को बना रखा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिनको आपने वाटर के साथ ट्रीट करके सॉल्यूशन के फॉर्म में तैयार किया है। ऐसे सॉल्यूशन में जब आप रेड लिटमस पेपर को डिप कराओगे तो वो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट कर देगा, तो अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस, और अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाए तो बेसिस के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले हमारी लाइफ में बहुत यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता, मतलब हम अपनी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज भी हम बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, लेकिन हम अपने अगर डेली लाइफ में बात करें तो इसका यूज अब हम नहीं करते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, और इसको कॉमनली कॉस्टिक सोडा। आई बात समझ में। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा बेसिस का जब हम टर्म यूज करते हैं तो उसमें वर्ड आता है एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, यानी वो बेस जो वाटर में क्या हो जाए, यानी जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कली। इसका मतलब जितने भी आपके बेस हैं, क्या सारे बेसिस एल्कली हैं,
लेकिन जो बेसेस होते हैं क्या वो एल्कली होते हैं? स्टेटमेंट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जिन बेसिस का, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होगा, यानी जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हीं को सिर्फ हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं तो उसमें वर्ड फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट में क्या आता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को कॉमनली क्या कहते हैं? एल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल। कंसेप्ट क्या कह रहा है इसका मतलब, अगर इसको इससे रिलेट करें तो, यानी फर्स्ट ग्रुप मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं और सेकेंड ग्रुप मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये वाटर में क्या होंगे? इसका मतलब ये सारे क्या हैं? लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, तो क्या एल्यूमिनियम जिस ग्रुप में आता है, एल्यूमिनियम किस ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? ग्रुप नंबर 13 में। तो 13 ग्रुप एलिमेंट को तो हम अल्कली नहीं कह रहे, इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये वाटर में कैसा है? इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम एल्कली नहीं कहेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर हुआ? अब अगर हम आगे बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में सबसे पहले एसिड जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। इसीलिए जब आप दही खाते हो तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि दही में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। आई बात समझ में? आप टमाटो खाते हो तो उसमें भी खट्टापन होता है, वो जो खट्टापन है वो किसकी वजह से है? ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। इसी तरह से जब आप नींबू खाते हो या ऑरेंज खाते हो, क्योंकि इनमें भी तो आपको खट्टा महसूस होता है ना खाने पे, तो ये जो खट्टापन है ये किसकी वजह से? सिट्रिक एसिड की वजह से। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। आई बात समझ में? जब हम बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों? बिटर। बिटर का मतलब कड़वे होते हैं, ये खट्टे होते हैं, ये जैसे कभी कभी आप नहा रहे होते हो ना, तो कभी कभी साबुन, जाहिर सी बात है कि नहा रहे हैं ऐसे से लगा रहे हैं, तो कभी कभी साबुन क्या होता है? मुंह में चला जाता है, तो कैसा महसूस होता है? खट्टा खट्टा महसूस होता है, बिकॉज सोप क्या है? बेस होता है ना, है ना? तो जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है ना, तो वो एक दिन कुछ भाजी होती ना वो बना के लाया, तो उसने गलती से नमक की जगह उसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया था। जब हम लोगों ने खाया तो वो जो टेस्ट था वो टेस्ट ऐसा था कि जो बताया नहीं जा सकता। तो समझ में आ गया होगा कि वो टेस्ट इतना कड़वा था। वो कड़वा किसकी वजह से हुआ टेस्ट? बेस की वजह से। पता नहीं कहाँ बैठ के बना रहा था। समझ में आया? क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं जितने भी एसिड्स हैं, मतलब आज तक जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है केमिस्ट्री को और आज तक जितने मैंने एसिड्स के बारे में जाना है, सारे एसिड्स वाटर में कैसे होते हैं? मतलब अभी तक की नॉलेज में, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एसिड इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। यानी जितने भी एसिड्स हैं सारे एसिड्स वाटर में क्या होंगे? लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस में ऐसा नहीं है, कुछ बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेसेस वाटर में, तो सम आर सॉल्युबल एंड सम आर। अब होता क्या है कि जब आप एसिड को पानी में डालोगे तो एसिड क्या होगा? आयंस में लिबरेट होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, सपोज मैंने HCl लिया, ठीक है ना, तो अगर मैं HCl को लेता हूं तो HCl को जब मैं एक्वस यानी वाटर में ट्रीट करूंगा तो ये क्या देगा? H+ और Cl-। क्या ये दोनों के दोनों आयंस हैं? और आयंस किसकी तरह काम करते हैं? कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, जब भी मैं एसिड्स को पानी में डालूंगा तो एसिड्स पानी के अंदर क्या करेंगे? आयंस में कन्वर्ट होंगे। और जब इसी वाटर में मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो क्या ऐसा वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? क्योंकि उसमें कंडक्शन यानी कि उसमें चार्ज को कंडक्ट करने के लिए क्या आयंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की, जिसको हम प्योर वाटर भी कहते हैं, तो क्या डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, बेस भी पानी में जाने के बाद आयंस में कन्वर्ट होगा और एसिड भी पानी में जाने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? तो जब दोनों आयंस में लिबरेट हो रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर? तो जब आप नींबू पानी, जैसे अगर मैं कहूं कि पानी में आप नमक डाल दो तो वो भी एक सोल्यूशन बनता है, उसमें भी आयंस होते हैं। उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है? इट इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। उसको क्या कहेंगे? तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो या सॉल्ट हो,
जब भी उसको आप पानी में डालोगे, अगर वो आयंस में लिबरेट हो रहा है, इसका मतलब वो चार्ज को कैरी करेगा, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है। इसीलिए जो बैटरीज होती हैं उनमें भी क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। तो जो आप अगर ध्यान से देखा होगा कि जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं उनके अंदर एसिड के फॉर्म में H2SO4 पड़ा होता है। बात समझ में आया? तो वो जो एसिड है वो भी किसके लिए डाला गया है, कंडक्टिविटी के लिए डाला गया, ताकि कंडक्शन प्रॉपर हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट में, अब जितने भी बेस हैं वो आपको जब आप उनको टच करोगे, ठीक है ना, तो जैसे अगर मैंने आपकी आंखों में पट्टी बांध दी और अगर आप सोप को टच करते हो तो कैसा फील होता है, स्लिपरी। तो यानी कि सोपी टू टच होते हैं जितने भी बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके हाथ में थोड़ा सा NaOH दे दूं और उसमें थोड़ा सा मैंने वाटर दिया और मैंने कहा आप बेटा अपने हाथ को रब करो, तो रब करने के बाद आपको वैसे ही फील होगा जैसे आप हाथ धुल रहे हो, क्योंकि कैसा फील होता है बेस को टच करने के बाद, सोपी टू टच। और एसिड को तो आप मतलब कुछ एसिड्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो, कुछ तो हम कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन सारे एसिड्स को कहूं कि हाँ डाल दो हाथ, तो वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, देखो जब भी हम किसी मेटल को किसके साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में कौन सा गैस लिबरेट होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मेटल की बात करता हूं जिंक, ठीक है ना। अब अगर मैं इस जिंक का रिएक्शन कराता हूं सपोज HCl के साथ, तो HCl क्या है, जिंक क्या है बच्चों। तो जब जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। यहां से कौन सी गैस निकलेगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि सपोज मान लो कि मैं इसी जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊं, तो H2SO4 क्या है बच्चों, ये भी एसिड है, तो ये क्या देगा, तो ये आपको देगा ZnSO4, यानी कि ZnSO4 क्या हो गया, यानी सॉल्ट हो गया, और साथ साथ कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब यहां तक समझ में आया। एक चीज याद रखिएगा, सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, कुछ हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करूं तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल में हमारे पास आता है गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, ठीक है ना, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और गोल्ड। तो ये जो चार मेटल है ये कैसे मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। कभी भी अगर आपको सोना चेक करना हो ना कि असली है या नकली है, तो अगर आपके पास मान लो दो अंगूठी रखी है, एक उसमें से असली और एक, दोनों को क्या करो, एसिड में डाल दो, तो जो असली गोल्ड होगा क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और एसिड क्या होता है ना, एसिड हाईली कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, तो जिसमें आपका नकली गोल्ड होगा वो क्या करेगा, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और वो पूरा का पूरा गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो उसको कोरोड कर देगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जो असली आपका गोल्ड होगा वो लीस्ट रिएक्टिव है। जब वो लीस्ट रिएक्टिव है तो वो एसिड से रिएक्शन करना पसंद, तो चाहे प्लैटिनम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, है ना, चाहे कॉपर हो, ठीक है ना। सर आपने भी बोला कि जो गोल्ड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो जो हम लोग हमारी मम्मी सब जो घर में सोना वोना जो साफ कराती है, जो पुराना हो जाता है, हाँ, जिसमें चमक खत्म होता है, तो उसमें भी तो एसिड का यूज होता होगा ना। बट बेटा उसमें हम जो यूज करते हैं दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्वा रिजिया। मैंने कहा ना गोल्ड सबसे रिएक्ट नहीं करता। अगर आप उसको नॉर्मल H2SO4 से सोचो तेजाब में गोल्ड डाल देंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, उसके लिए आपको एक स्पेशल कंपाउंड लेना होता है, उसको बोलते हैं एक्वा रिजिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl और HNO3, वो भी थोड़ा रिएक्ट करता है। इसीलिए गोल्ड को हम लोगों को बार बार साफ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी रिएक्ट कर रहा है तो वैसे भी गोल्ड हम क्या ग्राम में ही लेते हैं, और मिलीग्राम्स भी कम हो रहा है तो उसका मतलब उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में, क्लियर। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल जो ऑर्डिनरी एसिड्स होते हैं। गोल्ड इसीलिए तो स्पेशल है ना, इसकी कीमत इसीलिए तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जल्दी किसी से रिएक्ट करना पसंद। तो अगर आप भी लाइफ में लीस्ट रिएक्टिव रहोगे तो आपकी भी वैल्यू क्या होगी, यार उसमें बहुत बहुत पढ़ाकू है ना, वो हमसे बात ही नहीं करता, उसमें एटीट्यूड बहुत, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। बट अब आपको भी पता है, हम लोग भी सब जानते हैं कि मोदी जी
से हम तो मिलना चाहेंगे, तो मोदी जी की रिस्पेक्ट में हम क्या हैं, हाईली रिएक्टिव है ना। लेकिन मोदी जी आपसे मिलना चाहेंगे? आप कहेंगे कि हमने वोट दिया था आपको, कह देंगे आपने वोट दिया था तो 140 करोड़ लोगों ने भी तो मुझको उसमें से वोट दिया, मैं किसको किसको जानूं। क्योंकि वो क्या है, वो लीस्ट रिएक्टिव है ना। आप क्या, आपके पास उतनी सिक्योरिटी है? उनके पास सिक्योरिटी का जरा देखो, है ना। और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या है, यानी आप कह सकते हो कि आप खुचरा हुआ एक आयरन का स्क्रैप हो, और वो क्या है, वो प्लेटिनम है, गोल्ड है। तो आप रिएक्टिव हो, आप इनसे भी बात करोगे, उनसे भी बात करोगे, हमसे भी बात करोगे। बात समझ में आया? लेकिन वो सबसे बात, और अगर उनसे मिलना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इनसे अगर मुलाकात करनी तो कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या? 3 दिन बाद, मैं भी आज बहुत बिजी हूं, ऐसा है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जो चीज नेचर में हमारे लीस्ट रिएक्टिव स्टेट में है, वो क्या है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर? अब इसका मतलब अगर जिंक रिएक्ट कर रहा है तो जिंक की कीमत क्या है, आयरन की कीमत क्या है? क्योंकि आपने इनके कंपाउंड्स भी सुने ना, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सुना है ना। तो क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिव है उसकी कीमत, और जो लीस्ट रिएक्टिव है उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करूं, यहां पे एक और चीज आती है, देखिए इसी पार्ट से 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी मेटल को रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, HNO3। HNO3 भी क्या है बच्चों, एसिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो जब मैं किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करूंगा तो ये हाइड्रोजन गैस ना लिबरेट करके एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगा, वाटर। आई बात समझ में? हाँ बेटा। Why HNO3 gives as H2O as a by-product and why it is treated with metal? अब अगर मैं बात करता हूं देखिए HNO3 की, सो देखो HNO3 जो है ये क्या करता है, देखिए ये मान लो, अगर जनरली हमने अभी तक यही पढ़ा है ना कि मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, HNO3 जो होता है ये किसकी तरह काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये H2 को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये H2 से क्या बना देता है, तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको बाई क्या मिलेगा, वाटर की H2 वाटर मिलता है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों हम मेटल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमें H2 ना देकर के वाटर दे रहा है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो बनने वाला इस रिएक्शन के अंदर H2 होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको H2 ना दिख करके सिर्फ क्या दिखता है। आई बात समझ में? लेकिन इसी जगह पे अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपने 2 एलिमेंट सुने होंगे, मैग्नीज और मरकरी, नहीं मैग्नीज और मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम को जब हम किससे रिएक्ट कराएंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमें कौन सी गैस देगा, H2 गैस। अभी अगर आप ध्यान से देखो इस स्लाइड में, तो स्लाइड में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, लेकिन जब हम किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर को, और ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद भी आपको एज अ बाई प्रोडक्ट H2 गैस मिलती है। ठीक है ना। अब ये जो मैग्नीज और मैग्नीशियम है, ये HNO3 के बाद, यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे H2 गैस क्यों देते हैं, इसका रीजन आप क्लास 12th में जब DNF ब्लॉक चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे। तो इस रीजन के लिए आपको केमिस्ट्री में एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी पड़ता है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए 2-3 रिएक्शंस जो है ना, ये हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब इनको बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ रिएक्शन में, तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का सहारा लेना पड़ता है। और यही वही आपको बताएगा कि क्यों मैग्नीज और मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद H2 गैस देते हैं। क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आया? बैठ जाइए। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या, कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस। कौन से मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद H2 गैस लिबरेट करते हैं, क्लियर। और जनरली अगर हम किसी
मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अभी मैंने जिंक को किसके साथ ट्रीट किया तो कौन सी गैस निकल रही है? लेकिन जब मैं इसी जिंक को ट्रीट करूंगा सपोज नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ? तो यहां पे सॉल्ट तो बनेगा। सॉल्ट किसका बनेगा? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट बना और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? वाटर। कंसेप्ट समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? क्लियर? आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, नाउ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हम हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि गैस तो आपको दिख नहीं रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब ये रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब में आप कराते हो ना, तो हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो होता क्या है कि जब मान लीजिए कि किसी मेटल के छोटे छोटे आपने पार्टिकल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया? एसिड। तो नीचे जो मेटल का यानी कि टेस्ट ट्यूब का जो बेस है उसमें क्या बन रहा है? सॉल्ट। और जो गैस है, क्या वो गैस इवेपोरेट करेगी? तो जब वो गैस इवेपोरेट कर रही होगी तो आपको तो पता नहीं चल रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, हम एक माचिस को जला के इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखेंगे। तो जैसे ही आप माचिस को जला के टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखोगे तो एक पॉप साउंड की आवाज आएगी, जिसमें आपको जैसे चमक होती है ना, जैसे जब पटाखा फटता है तो एक आवाज आती है ना, वैसे ही छोटी सी आवाज आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम दूर से कराते हैं, ये नहीं कि ऐसे रखे हुए हैं यहाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में मान लो अगर आपने गैस का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो ये एकदम ब्लास्ट की तरह भी काम करेगा। मतलब बहुत ऐसी आवाज आएगी जैसे सीको फटता है ना, तो वैसी आवाज आएगी। तो सीको को कभी हम हाथ में सामने लेके फट, है ना, विस्फोट तो नहीं कराएंगे, उसको तो फेंक देते हैं। तो सेम ऐसे इसका भी रिएक्शन हम दूर से कराते हैं। ठीक है? तो ये सब आप घर में मत करिएगा। क्लियर? समझ में आया? तो देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व ब्रिंगिंग अ burning splint or match near the gas. If a pop sound is heard, it indicates the presence of. This pop is due to hydrogen gas burning rapidly in the presence of. तो हाइड्रोजन गैस कैसी गैस है? हाईली फ्लेमेबल गैस। आई बात समझ में? बहुत जल्दी ये आग पकड़ेगी। ठीक? क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, अब जब हम बात करते हैं बेस की, तो पहला पॉइंट आप देख रहे हो क्या? फॉर बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल इज नॉट सो कॉमन। यानी एसिड के साथ मेटल का रिएक्ट करना, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। इसी वजह से जो आपका आयरन है ना, उसमें रस्टिंग होती है। क्योंकि रस्टिंग के प्रोसेस में भी एक एसिड बनता है और उस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड। आई बात समझ में? और उसी कार्बोनिक एसिड की वजह से आयरन के सरफेस पे आपको जंग लगती हुई दिखती है। आई बात समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे बेस की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कराएंगे, तो अगर हम बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो बेस के तौर पे यहां पे हम सपोज सारे बेसिस तो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल इज नॉट सो कॉमन। यानी कि बेसिस के साथ मेटल का रिएक्शन इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना एसिड्स के साथ देखने को मिलता है। कुछ ही बेस होते हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज अगर मान लो मैंने यहां पे लिया जिंक, और इस जिंक का रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ? NaOH के साथ। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपके पास जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनेगा? Na2ZnO2। इस सॉल्ट का नाम होता है बच्चों सोडियम जिंकेट। ठीक है ना? और साथ साथ यहां से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर मैं इसी जिंक का रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब आप जिंक का रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां पे आपके पास जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसमें आएगा ZnAlO2। ठीक है ना? एल्यूमिनियम जिंकेट बोलते हैं इसको, AlZnO2, AlZnO2। इसको क्या बोलेंगे हम? एल्यूमिनियम जिंकेट। और यहां से भी कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कोई डाउट?
अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे यहां पे कि जब हम मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ। तो अगर मैं एसिड का रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बाई प्रोडक्ट में क्या क्या निकलता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज अगर मैं बात करता हूं यहां पे, जैसे मान लो मैंने एसिड के तौर पे HCl ले लिया, ठीक है ना, और इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट पे मैंने क्या लिया, Na2, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक। तो जब यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट निकलेगा, NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही सेम रिएक्शन अगर आप HCl का क्या कराओगे, किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इसको कौन सा सोडा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो जब आप बेकिंग सोडा के साथ यही रिएक्शन कराओगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे भी NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। बस फर्क इतना है कि यहां पे आपको जो मोल्स हैं वो अलग अलग होंगे, एक रिएक्शन में बहुत ज्यादा मोल मिलेंगे, एक रिएक्शन में बहुत कम मोल्स मिलेंगे। समझ में आ गया। तो जब हम एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। देन अगर मैं बात करता हूं कि जब हम बेसिस के लिए बात करेंगे, तो अगर हम बेसिस को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो रिएक्शन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं, नेचर में वो क्या होते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सोडियम के जो कार्बोनेट्स और ये जो सोडियम के बाइकार्बोनेट्स होंगे, तो जितने भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट होते हैं किसके, मेटल्स के, ये भी नेचर में किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह। क्या बेस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि आपको आगे कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखिए जिस तरह से जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे थे तो कौन सी गैस निकल रही थी, उसी तरह से जब मेटल का रिएक्शन, जब हम मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे थे तो कौन सी गैस निकल रही थी, कार्बन डाई। तो H2 गैस का टेस्ट समझ में आ गया कैसे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें टेस्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी CO2 गैस आपकी रिएक्शन में निकली, उस CO2 गैस को आप किसके साथ ट्रीट कराओगे, लाइम वाटर के साथ। पहली बात तो लाइम वाटर कैसा होता है, इसमें जैसे ही आप CO2 गैस को पास करोगे तो ये रिएक्शन वाइज क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाई प्रोडक्ट में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना, इसका जो अपीयरेंस है वो आपको टेस्ट ट्यूब में ऐसा ही दिखेगा कि जैसे किसी ने दूध डाल रखा है, यानी जो कलरलेस सोल्यूशन है ये पूरा कैसा हो जाएगा, मिल्क की तरह अपीयर हो जाएगा। तो अगर मिल्क जैसा सोल्यूशन आपको अपीयर होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि लाइम में आपने कौन सी गैस डाल रखी है। अब अगर लाइम में हम CO2 के अलावा और कोई गैस को पास कराएंगे तो क्या ये वाला आपको सोल्यूशन अपीयर होगा, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी CO2 गैस का प्रेजेंस। तो CO2 गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये क्लियर हुआ। H2 गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड। अब अगर हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, नेचर में कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो नॉन रिवर्सिबल होती हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारी एजिंग का जो प्रोसेस है, ये कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है ना। और अगर हम बात करते हैं कि सपोज वाटर से क्या आइस बनती है और क्या आइस वापस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है, ये कैसी रिएक्शन है, स्लो कौन सा है। हमारी एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि स्लो प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस की नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो स्लो हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो हैं,
इरिवर्सिबल स्लो है कि रिवर्सिबल स्लो है, पहले ये बताओ। इरिवर्सिबल स्लो है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी एज बढ़ रही है। अब मान लो जब आप अपनी एज के 40 में पहुंचोगे, है ना, तो आप कभी ये क्या आप ये अब क्या कभी आप अपने 20s में वापस आ सकते हो? नहीं आ सकते ना। और आप नोटिस करिएगा, कभी भी जब आप अपने किसी भी रिलेटिव से मिलते हैं तो रिलेटिव आपको जब बहुत दिनों बाद देखता है तो ये एक ही बात कहता है ना, अरे यार तुम तो इतनी जल्दी बड़े हो गए। तो इसका मतलब एजिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जनरली लोग उसको क्या कह रहे हैं? तभी तो एजिंग फास्टली बढ़ रही है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है वो कैसी होती है? फास्ट। अब अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, सपोज वो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, क्या वो रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि अगर रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो रिएक्शन तो इरिवर्सिबल होगी ना। यानी कि जो रिएक्शन ना कभी पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हो अपने आप को, ऐसी रिएक्शन को क्या कहोगे? रिवर्सिबल कहोगे? नहीं आया समझ में? तो अगर कोई रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाह रहा है, वो थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, कभी वो लॉन्ग टाइम में क्या आपको खत्म होते हुए दिखेगा? यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन तो कभी अपने एंड तक पहुंचेगा ही नहीं। और जो चीज एंड तक पहुंच ही नहीं रही है उसका टाइम क्या है अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट हो गया ना। तो यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा फिर वो पीछे चला गया, फिर आगे बढ़ा वो फिर पीछे चला गया। तो ये अगर बार बार हो रहा है तो क्या कभी रिएक्शन अपने फाइनल एंड तक पहुंचेगी? नहीं ना। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट? जैसे अगर हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है तो दूल्हा घोड़ी पे बैठा, उसको पहुंचना कहां है? तो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कहां होगी? वहीं पे पहुंचेगा। अब मान लो कि अगर घोड़ा 2 कदम आगे गया, 1 कदम पीछे आ रहा है, फिर 2 कदम आगे जा रहा है, फिर 2 कदम पीछे आ रहा है, सुबह तक तो दूल्हा मंडप तक ही नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो क्या है ना, वो पूरा आगे बढ़ रहा है ना वो पूरा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और तो उसका मतलब वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? तो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा, कब तक पहुंचेगा वो? तब तक तो दुल्हन दूसरा दूल्हा शादी कर लेगी ना। बात समझ में आया? तो इसी तरह से याद रखिएगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होगी कि इरिवर्सिबल होगी? ये इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? H+ लिबरेट करना। बेस की टेंडेंसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं जैसे ये HCl है, एसिड है, इसको अगर मैं बेस के साथ यानी NaOH के साथ ट्रीट करता हूं तो ये क्या बनाएगा? NaCl। और अभी रिएक्शन आपको लेफ्ट से राइट जाते हुए दिख रही है। जब हम इसके बैकवर्ड जाने की बात करेंगे तो अब आप खुद सोचो, अगर इसको बैकवर्ड आना है तो जिस Cl ने H+ लूज किया था फॉरवर्ड जाने में, वापस आने में उस Cl को H+ क्या करना पड़ेगा? क्या एसिड की टेंडेंसी H+ लूज करना है कि गेन करना है? लूज करना है ना। तो बैकवर्ड आने के वक्त इसको क्या करना पड़ रहा है? क्या एसिड कभी H+ गेन करना चाहेगा? तो क्या कभी ये बैकवर्ड आना चाहेगा? इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों कैसा रिएक्शन होता है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी एक बार अगर आपने एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया, वापस उस सॉल्ट से आप एसिड और बेस नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? अब इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका जो सॉल्ट बनता है वो 3 तरह का होता है। एक तो जो सॉल्ट होगा, ठीक है ना, वो न्यूट्रल होता है। एक बनते हैं हाईली एसिडिक सॉल्ट और एक बनते हैं हाईली बेसिक सॉल्ट। आई बात समझ में? तो अगर आपने सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ठीक है ना, और बेस भी कैसा लिया है, तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो जो सॉल्ट बन के तैयार होगा यहां पे, वो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप एसिड ले रहे हो कैसा, लेकिन जो बेस ले रहे हो ये कैसा है, इसका मतलब जो सॉल्ट बन के तैयार होगा वो कैसा होगा? एसिडिक। ये एसिडिक सॉल्ट होते हैं। क्लियर हुआ? और अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि आपने एसिड लिया वीक और बेस लिया स्ट्रॉन्ग, तो जो यहां सॉल्ट बन के तैयार होगा ये सॉल्ट कैसा होगा नेचर में? बेसिक। क्लियर? इसका मतलब NaCl कैसा सॉल्ट है? NaCl, क्योंकि HCl कैसा एसिड होता है और NaOH भी कैसा बेस है। इसका मतलब जो NaCl बना ये कैसा सॉल्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ?
कोई डाउट? अब इसी बेसिस में अगर मैं बात करूं तो जो एसिड बेस और सॉल्ट है इनको आप कॉमनली क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, आपने सुना होगा ना हमारे एनडीए में 2 चैप्टर हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एक सुना होगा नॉन मेटल और ये कैसे ड्राइव किया गया। याद करिए जब आपको मैटर पढ़ाया गया होगा तो मैटर में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था किसके बारे में? प्योर सब्सटेंस के बारे में, याद है? प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी 2 कैटेगरीज आती हैं ये बताओ? यस, वेरी गुड। एलिमेंट्स आता है और कंपाउंड्स आते हैं। तो जो बच्चों एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं कौन? ये होते हैं आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसीलिए एलिमेंट्स के ऊपर एक चैप्टर बना जिस चैप्टर का नाम आगे जाके क्या दिया गया? नॉन मेटल एंड मेटल्स। आई बात समझ में? और इसी तरह से जब हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो जो ये कंपाउंड्स हैं आपके, ये कंपाउंड्स ही आगे जाके बनते हैं कौन कौन से कंपाउंड? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर? तो जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप, वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड। तो जो आपके एनडीए में मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है वो बेसिकली किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है? एलिमेंट्स के बारे में, नॉट प्योर सब्सटेंस। तो दोनों है ना बेटा, एलिमेंट भी है कंपाउंड भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस की कंपाउंड कैटेगरी की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे अगर मैं बात करता हूं जब आप नमक को पानी में डालते हो और उसको जब घोलते हो तो क्या पूरा नमक घुल जाता है? क्या कुछ नीचे बच जाता है पार्ट? पूरा डिसॉल्व होता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कहते हैं? बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। आई बात समझ में? मतलब दोस इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी कि अगर मान लो आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट के 100 मोल को पानी में डाला, 100 के 100 पूरे टूट गए, यानी 100% डिसोसिएशन हुआ। इसका मतलब वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? अब आपने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसके 100 मोल है आपके पास, 100 में से मान लो पानी में डालने के बाद सिर्फ 50 टूट रहे हैं, तो 50 कैसे? मतलब 50 अभी भी अनडिसोसिएटेड है। तो यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएशन शो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट कहोगे? कंसेप्ट क्लियर? तो अब चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इनमें अगर मैं बात करूं 2 कैटेगरीज आती हैं। एसिड आपके स्ट्रांग भी होते हैं, एसिड आपके, ठीक है ना, बात समझ में आया? और वीक एसिड भी, जो आपके बेसिस हैं वो भी वीक हो सकते हैं और बेसिस स्ट्रांग भी हो सकते हैं। तो एसिड भी वीक होता है, बेसिस भी वीक होता है। एसिड भी स्ट्रांग होते हैं और बेसिस भी स्ट्रांग होते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रांग एसिड की बात करूं, स्ट्रांग एसिड को कभी भी हम अपने खाने में यूज, तो स्ट्रांग एसिड में क्या क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन यानी कि HClO4, HClO3, HCl, HBr। और अब अगर मैं स्ट्रांग बेस की बात करूं तो स्ट्रांग बेस में क्या है? जितने भी आपके अल्कली मेटल हैं, अल्कली मेटल का मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होंगे, जैसे MOH में हम क्या क्या लिख सकते हैं? LiOH, NaOH और KOH। ऐसे जितने भी आपके फर्स्ट ग्रुप के मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड कैसे बेस होते हैं? आई बात समझ में? लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स की, तो सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड में से बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं एक्सेप्ट बेरियम, बेरियम के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है? मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ये सारे किस तरह के बेस होंगे? क्लियर? अब अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड में कौन कौन आता है? अगर सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सल्फ्यूरस एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नाइट्रस एसिड, HClO2, HClO वीक है। अगर HCl, HBr और HI क्या है तो HF क्या है? जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं फॉस्फोरस के सारे क्या होते हैं?
अब ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। सबसे ज्यादा कार्बोनिक एसिड हम किसमें कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में। तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जब हम CO2 को वाटर के साथ मिलाते हैं तो CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो स्टार्टिंग में नाक में चढ़ती है, वो उसी एसिड नेचर की वजह से होता है। और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलोगे तो सारी की सारी CO2 बाहर निकल जाएगी। तो वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद पियोगे ओपन करने के बाद, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक आपके नाक में नहीं चढ़ती। आई बात समझ में? और इसीलिए बोलते हैं कि आपको ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से क्या होगा, पहली बात तो जो आप पी रहे हो उसकी वजह से माउथ में आपका शुगर कंटेंट बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं सब में क्या होता है, तो हमारे माउथ में क्या होता है ना, बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया को शुगर बहुत पसंद है, जैसे बेबी को, तो वैसे ही बैक्टीरिया को शुगर बहुत पसंद है। बैक्टीरिया इन्हीं शुगर कंटेंट को खाता है। इसीलिए बोलते हैं कि चीनी कम खाना चाहिए। जितने भी आपकी मीठी चीजें इनको बहुत ही कम खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उससे होगा क्या, उससे बहुत, मतलब आप अगर इसको, ये एक दिन में नहीं होगा। अब जैसे मान लो किसी के दांत में बहुत दर्द हो रहा है ना, सपोज उसमें दांत में जो दर्द होने का उसका सिम्टम है या जो उसका रीजन है वो आज नहीं हुआ है, वो कई सालों तक हुआ है, बट उसको दिख आज रहा है। होता क्या है कि जो आपके माउथ में टीथ होते हैं इनमें बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब भी कोई आप मीठी चीज खाते हो तो बैक्टीरिया को मीठा बहुत पसंद होता है। तो ये क्या करता है, इन्हीं शुगर कंटेंट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और जो वेस्ट रिलीज करते हैं बैक्टीरिया, उसकी वजह से टूथ में डिके होता है, यानी कि दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह हमारी बॉडी में जितनी भी, ठीक है ना, चीजें हैं उसमें टीथ भी एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ऑर्गन्स में काउंट किया जाता है। बात क्लियर हुई? लेकिन इस टीथ को भी क्या होता है कि इस टीथ को भी बैक्टीरिया खराब कर देते हैं। लेकिन वो कैसे खराब करेंगे, जब आप शुगर इनटेक बहुत ज्यादा करोगे तो दांत आपके सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो वही चीज आपको बोली गई है कि कार्बोनिक एसिड, पता चल गया ना कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड है, किसमें पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है, जितने भी आपके फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं ये भी आपके वीक एसिड्स होते हैं। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, बोरिक एसिड HCN वीक एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सारे कैसे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड। कैसे एसिड्स? सर जो आपने भी कुछ देर पहले बताया कि जो ज्यादा शुगर खाता है उसके दांत खराब होते हैं, तो ये मीठा खाने पे भी बेटा अप्लीकेबल है? अगर पानी क्या है हमारी बॉडी के लिए, पानी तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर एक साथ मैं आपको 7 लीटर पानी पिला दूं तो मर जाओगे आप। मैंने क्या कहा, एक्सेसिव यूज। अगर आप कोल्ड ड्रिंक रोज पी रहे हो तो ये आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। ऐसी किसी भी चीज का जो एक्सेसिव यूज होता है ना वो हमारी बॉडी को हार्म करता है। क्लियर हुआ? जो हमारे लिए चीजें अमृत है, बोलते हैं ना अमृत भी जहर बन गया, तो वो एक्सेसिव यूज करने की वजह से होता है। अब जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है उसको अगर आप डेली बेसिस में लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या एक ही दिन में आदमी को लीवर का कैंसर हो जा रहा है या एक ही दिन में आदमी उससे सरवाइव कर रहा है? वो क्या हो रहा है, वो उसकी बॉडी में स्टोर होता जा रहा है। अब जब बॉडी का इम्यून सिस्टम उस, ठीक है ना, जो भी आप बॉडी के अंदर चीजें डाल रहे हो उसके खिलाफ अपना एक्शन नहीं कर पाता है तो वो फिर आपको डिसीज के फॉर्म में अपीयर होता है। तो मैंने कह रहा हूं कि अगर आप एक्सेसिव यूज, जैसे आप मीठा बहुत खा रहे हो, एक्सट्रीम शुगर के आप मतलब क्या हो कि शौकीन हो कि आपको रोज मीठा खाना है, ठीक है ना, रोज आपको रसगुल्ला खाना है, रोज आपको गाजर का हलवा खाना है, ठीक है ना, रोज आपको बहुत बोलते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना, तो मीठा मतलब कम खाइए। अब रोज आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो वो तो आपकी बॉडी को हार्म करेगा ही ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप रोज इन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो ये आगे जाके एक तरह से आपके टूथ में भी क्या करते हैं, इस तरह की बीमारियों को जनरेट करते हैं। दांत में दर्द, कैविटी, ये ऐसे ही होता है। दांत का कैविटी क्या है, दांत सड़ गया, उसमें बोलते हैं ना कीड़ा लग गया, वो कीड़ा नहीं है, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अपना वेस्ट रिलीज कर रहे हैं माउथ में और वही जाके हमारे दांतों में बैठ जाता है जो कि कैविटी कॉज करता है, जिसको टूथ डिके बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? So why is NaOH considered a very strong base even though its solid form does not have any OH negative ions? सॉलिड फॉर्म बेसिकली देखिए, बेस या एसिड की जब हम बात करते हैं तो एसिड भी HCl को हम एसिड तभी कहेंगे जब वो पानी के अंदर होगा। अदरवाइज पानी के बाहर जब उसको आप रखोगे ना
तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। बिकॉज चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, जब वो पानी के अंदर H+ या OH- आयन लिबरेट करता है, उसी के बेसिस में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। और हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अल्कली ग्रुप का मेटल है और हाईली रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में लाई करता है। आई बात समझ में? अगर आप बाहर रखोगे सॉलिड, मैंने क्या कहा, चाहे HCl, जैसे H2SO4 क्या है, लेकिन उसको एसिड आप कब कहोगे, जब वो एक्वस फॉर्म में होगा। और अगर आपने उसको एक्वस फॉर्म के बाहर रखा हुआ, यानी पानी में ट्रीट नहीं कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट, देन इट इज नॉट कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ? H2CO3 का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन इसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो एसिड कब बोलेंगे? जब ये एक्वस फॉर्म में होगा। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मतलब जो आप एसिड्स खा रहे हो एक्चुअल में वो कैसे एसिड्स हैं, तभी वो आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब बॉडी के अंदर एसिड बहुत एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो वो आपके फूड पाइप में चढ़ना स्टार्ट होता है, और जब वो चढ़ के यहां आता है तभी आपको सीने में जलन होती है। इसके लिए फिर आप एंटी एसिड, जो हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, उसको यूज करते हैं। और एंटी एसिड में क्या यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, याद करो, पढ़ाया था ना। क्लियर हुआ? जितने भी आपके एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस? वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना हार्मफुल नहीं है, तो उसके लिए बेस भी हमें कैसा लेना पड़ता है? माइल्ड बेस लेने पड़ते हैं। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? वीक। जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अमाइंस, तो अमाइंस जैसे 1 डिग्री, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ये सारे अमीन्स कैसे बेस होते हैं? ऑर्गेनिक बेस होते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक समझ में आया? यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होंगे? जो 100%, यानी कि जिनके H+ कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज मान लो अगर मैंने HCl लिया, HCl को जब मैं डिसोसिएट करूंगा तो ये किसमें टूटेगा? क्या इसके अंदर कितने H+ प्रेजेंट थे? पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए। लेकिन जब मैं बात करता हूं सपोज एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड में अगर आप ध्यान से देखो कितना H+ टूटा, लेकिन जब किसके अंदर अगर आप चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं, क्या पूरे हाइड्रोजन डिसोसिएट हुए? इसका मतलब ये कैसा एसिड? ये कैसा एसिड? तो जिस एसिड के H+ पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे वो कैसा एसिड होगा? जिस एसिड के H+ 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? यस। जब हम रनिंग करते वक्त इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो वो हमें एनर्जी कैसे और क्यों देता है? देखो, जो रनिंग करते वक्त हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ना, वो हमें एनर्जी नहीं देता है, वो हमारे बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आप रनिंग कर रहे हो, पसीने की वजह से आपके बॉडी में पसीना निकल रहा है, उसकी वजह से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में शुगर होती है? बिल्कुल होती है। शुगर ब्रेक डाउन होती है किसके अंदर? शुगर से क्या मिलता है? ग्लूकोज। वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करके उसमें से ग्लूकोज देते हैं। वही ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद जब ग्लूकोज सेल्स, अब भाई सेल को अगर आप, जैसे हम एनर्जी ले रहे हैं तो हमारा भी बॉडी का वेस्ट होता है, ऐसे ही सेल्स भी जब एनर्जी लेंगे तो वो भी कुछ वेस्ट रिलीज करते हैं। वही वेस्ट होता है CO2। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल से CO2 निकल रहा है, वही CO2 आप एक्सहेल कर रहे हो। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बॉडी हेल्थ के लिए ठीक है? देखिए, अब अगर रोज इलेक्ट्रॉल पाउडर आप पी रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपको बहुत इंटेंस वर्कआउट करना है या आप बहुत हेवी कुछ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना कंपलसरी है, लिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई रनिंग कर रहा है तो क्या करता है कि वो फिर जब अपने घर में आएगा तो फिर वो कुछ जूसेस लेगा, है ना। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर का नॉर्मल सारा कंसेंट्रेशन बैलेंस है, जैसे मान लो कि आपका बीपी नॉर्मल है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की जरूरत नहीं है। जब बीपी लो होता है तो हम क्या करते हैं? सॉल्ट वाली चीजें खिलाते हैं, इसीलिए उसमें नमक का घोल, ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाते हैं। और जब बीपी हाई होता है तो फिर हम शुगर वाली चीजें खिलाते हैं, ताकि बीपी हमें क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है, चाहे वो नीचे का बीपी हो चाहे वो ऊपर का बीपी हो। और नॉर्मल बीपी कितना होता है? ऊपर का 120, नीचे का 80। क्योंकि अगर बीपी लो हो रहा है
तो आपकी बॉडी में कुछ होल्ड नहीं होगा, आप जितनी भी चीजें खाएंगे सब वॉमिट के थ्रू, ठीक है ना, आपकी बॉडी से निकलती जाएगी, जिसको हम डायरिया कहते हैं। क्लियर हुआ? और अगर बीपी हाई हो गया देन इट इज कॉजेज हेमरेज, फिर वो हेमरेज मतलब आपका ब्रेन को भी, क्योंकि बीपी बढ़ रहा है ना, तो ब्रेन पे भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो हेमरेज का कारण बनता है। इसीलिए बीपी नॉर्मल, हाँ नॉर्मल बेसिस में अगर आप जैसे कभी सुबह पी लिया, क्योंकि सुबह हमारी बॉडी क्या होती है एकदम रेस्ट, क्योंकि रात भर आप सो के आते हो तो आपकी बॉडी को एक्टिव करने के लिए आप हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए गर्मियों में हम इलेक्ट्रॉल पाउडर ज्यादा पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। किस सीजन में? समर्स के सीजन में। तो हमारी बॉडी के आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, कम होने लगता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट उसमें इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते हैं। क्लियर हुआ? सर तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो पीते नहीं है, बस मुंह में रख के थूक देते हैं वापस, ऐसा क्यों? समझा नहीं, फिर से बोलिए। वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, खेलते टाइम उन लोग को जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिर्फ मुंह में रख के थूक देते हैं, पीते नहीं है उसे। देखिए वो मुंह को सूखने नहीं देते हैं, क्योंकि जब आपका मुंह सूखेगा तो उसकी वजह से क्या होगा। अब अगर मैं आपको बात करूं जिसे, हाँ बताइए, आप ही बताइए। मतलब ये हम लोग कुछ भी स्पोर्ट्स खेलते वक्त हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए हम एकदम से मतलब खेलते खेलते वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं ताकि हमारा जो वो मेंटेन रहे। इसीलिए हम लोग बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। इसीलिए सिर्फ मुंह सूख जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते वक्त या फिर मैच के टाइम पे। इसलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पानी पूरा नहीं पीते हैं, सिर्फ सिप थूक लेते देते हैं। सिप लेते हैं या फिर सिर्फ मुंह गीला करके थूक देते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? और अगर इसको बहुत अगर देखना हो तो हमारे क्रिकेट्स में लोग च्युइंगम खाते हैं, करते रहते हैं ना। मान लो अब एबी डिविलियर खेल रहे हैं, फॉरेन प्लेयर ज्यादा खाते हैं, है ना। नहीं, इंडियन प्लेयर्स को कुछ कहना भी होता है ना बात बात में, स्लेजिंग करनी होती ना, वो च्युइंगम खाएंगे, कहां करेंगे फिर, ठीक है ना। समझ में आया? अब आरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, मतलब अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एसिड्स की, तो आरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में कौन सा आयन लिबरेट करे, या फिर इसी को मैं क्या बोलता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं HCl मैंने लिया, HCl जब वाटर में आप डालोगे तो ये क्या देगा, और साथ ही साथ Cl नेगेटिव, ठीक है ना। क्लियर? तो जो भी आपके केमिकल सब्सटेंस वाटर के अंदर H+ आयन लिबरेट करते हैं उन सब्सटेंस को आप क्या कहोगे, एसिड कहोगे। अब ये H3O+ क्या है, मान लीजिए कि अभी अब मैंने H2O को कहां लिखा हुआ है, एरो के ऊपर। जब मैं H2O को बच्चों किसके साथ लिखूंगा, HCl के साथ। तो अब होता क्या है कि ये जो H+ लिबरेट करता है, ये H+ जाके किससे कंबाइन करता है, वाटर के साथ, और वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बना देता है, H3O+ और Cl-। दिस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिन केमिकल सब्सटेंस को वाटर में ट्रीट करने के बाद आपको या तो H+ आयन मिले या फिर हाइड्रोनियम आयन मिले, वो सब्सटेंस क्या होंगे, एसिड होंगे। और उन सब्सटेंस को आप कैसा एसिड कहोगे, आरेनियस एसिड कहोगे। सेम उसी तरह से ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में ट्रीट करने के बाद आपको कौन सा आयन देखने को मिलता है, तो ऐसे आयन को हम क्या कहेंगे, आरेनियस बेस कहेंगे। क्लियर हुआ? तो जैसे अगर मैं बात करूं NaOH की, तो अगर मैं NaOH की बात करता हूं तो NaOH डिसोसिएट करने के बाद आपको क्या देगा, Na+OH-। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो क्या डोनेट करें, H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। यानी कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को, यानी कि इसी डोनेट किए हुए प्रोटॉन को क्या कर लें, उन्हें क्या कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने HCl लिया, इस HCl को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, अब देखिए क्या होगा यहां पे कि जब ये HCl और H2O आपस में रिएक्ट किए थे तो क्या क्या बना था, H3O+ और Cl-। HCl बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, रिएक्टेंट से HCl प्रोडक्ट साइड जाने पे किस में कन्वर्ट हुआ, Cl-। मतलब यहां ये क्या था,
HCl, यहां क्या बचा? तो इसने H क्या किया? डोनेट किया कि गेन किया? तो अगर ये H प्लस डोनेट कर रहा है, यानी कि अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एसिड। समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखो, वाटर जो था ये क्या बना? यहां ये H2O था, अब यहां कितने H हो गए? तो यहां से यहां जाने में इसने H प्लस क्या किया? तो जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो किसकी तरह काम करेगा? ब्रॉन्स्टेड। और जो H प्लस डोनेट करेगा वो क्या काम करेगा? कंसेप्ट समझ में आया? अब अगर इसी तरह से मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 को जब हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? अगर हम अमोनिया को वाटर से ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ क्या निकल जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो NH3 किस में कन्वर्ट हुआ? तो यहां कितने H थे? सॉरी, इसमें यहां से OH हटा देते हैं, NH4 प्लस और OH माइनस। हाँ, तो इसने क्या किया? NH3 NH4 प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो इसने प्रोटॉन क्या किया? तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? वो क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस है। कंसेप्ट समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां H2O में कितने H हैं बच्चों? ये किस में कन्वर्ट हुआ? तो यहां से यहां जाने में इसने H क्या किया? गेन की लूज? तो इसने H प्लस एक तरह से डोनेट किया, और जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या काम करेगा? ब्रॉन्स्टेड। तो इसका मतलब अगर आप इसके साथ देखो तो यहां वाटर किसकी तरह से काम कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। और यहां पे वाटर, यानी वाटर दोनों तरह से काम कर सकता है। वाटर एसिड की तरह भी काम करता है, वाटर। इसीलिए ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखो, जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है? ये जो आपको एरो देखने को मिलता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो ये बैकवर्ड भी। अब बहुत ध्यान से समझना ये वाला जो पार्ट है। अगर आप इस रिएक्शन को, अभी हम लेफ्ट से राइट देख रहे थे, अब अगर मैं कहूं इसको राइट से लेफ्ट देखो, H3O प्लस वापस आने में क्या कर रहा है? H प्लस गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? तो अगर H3O प्लस वापस आने पे H प्लस लूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जो H प्लस लूज करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। बट ये जो एसिड होगा, इस एसिड को आप ब्रॉन्स्टेड नहीं कहोगे, अब इसको आप बोलोगे कॉन्जुगेट। क्या बोलोगे? यानी कि अगर आप बात कर रहे हो रिएक्शन को बैकवर्ड साइड से, तो बैकवर्ड साइड से हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे, फॉरवर्ड साइड से ब्रॉन्स्टेड की बात करेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि Cl माइनस वापस किस में कन्वर्ट हुआ? HCl में कन्वर्ट हुआ, तो वापस आने में इसने H प्लस क्या किया? तो जो H प्लस गेन करता है क्या वो बेस होता है? बट ये कौन सा बेस होगा? यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई? तो अगर किसी भी एसिड का, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसके लिए उस एसिड में आपको क्या करना पड़ेगा? H प्लस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और अगर किसी बेस को, यानी किसी भी बेस का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें आपको H प्लस क्या करना पड़ेगा? यानी आपसे बस आप इतना याद रखोगे, अगर आपको बोला गया है कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है तो उसमें से H प्लस निकाल दो, और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा उसमें H प्लस जोड़ दो। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब अगर मैं बोलूं यहां पे ध्यान से देखो, ये आपके पास कुछ एसिड लिखे हुए हैं, इनका आपको क्या बनाना है? तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम H प्लस क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस क्या करेंगे? और एक चीज याद रखिएगा, H पे चार्ज कैसा होता है? मान लो एक स्पीशीज है जो न्यूट्रल है, उसमें तुम प्लस बढ़ा रहे हो तो क्या उसके ऊपर भी चार्ज प्लस आ जाएगा? लेकिन अगर एक पे माइनस है और उसमें एक ही प्लस ऐड कर रहे हो तो वो स्पीशीज का चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल। कंसेप्ट समझ में आया? इसमें कोई चार्ज है, अगर मैं H प्लस हटा दूं तो प्लस हटाया तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा? कितना प्लस हटा रहे हैं? तो बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? ClO4। इसका बताओ? F माइनस। वेरी गुड। इसका बताओ? Cl माइनस। इसका बताइए? NH2 माइनस।
इसका बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस एक पहले से मौजूद है, अगर प्लस हटाओगे तो माइनस बढ़ता है ना, तो इसका मतलब अब माइनस कितना आएगा, समझ में आया? इसमें बताओ HC2O4, तो कॉन्जुगेट बेस बनाना समझ में आया? अब अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना है, कोई न्यूट्रल स्पीशीज है उसमें आप प्लस ऐड कर रहे हो तो प्लस बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वेरी गुड। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा सिर्फ, ठीक है ना? 5 लोगों से पूछेंगे क्योंकि 5 ही सवाल है मेरे पास और 5 चॉकलेट उनको ही देंगे, ठीक है ना? चलो कौन बताएगा पहले इसके बारे में, खड़े हो। सर C70H20 NO3 प्लस, C17H20 NO3 प्लस। प्लस, ठीक है, गुड। चॉकलेट कंफर्म आपकी, बैठ जाओ। इसी को बच्चों मॉर्फिन कहते हैं, याद रखना। दिस इज मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है, एक नारकोटिक ड्रग होता है, पढ़ाया था। इसका कौन बताएगा, खड़े हो। C6H6 NH2 प्लस। गलत। अब तुमसे लेंगे हम चॉकलेट। और कौन बताएगा, अरे बोलो तभी तो सीखोगे। हाँ नहीं, एक ही बार एक को है। आप बताएंगे, बोलिए बेटा, माइक ले लो। C2H5NH3। C2H5 कहाँ है, वो तो C6H5NH3। हाँ, बट अभी भी गलत है, एक चीज मिस हो रही है, प्लस मिस हो रहा है। क्लियर हुआ? इसका कौन बताएगा, ClO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, यस HClO बनेगा, क्योंकि माइनस तो प्लस को न्यूट्रल कर देगा ना। इसका बताओ, वेरी गुड। लास्ट वाला बस हाथ खड़ा करेंगे, जो लड़कियों को, लेडीज फर्स्ट, बोलो। हाँ N2H5 प्लस। अच्छी खिलाएंगे बेटा आप लोगों को, है ना? कंपनी अच्छी सैलरी देती तो अच्छी चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? क्लियर, समझ में आया? तो आरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां तक कोई डाउट? क्लियर, आगे बढ़े। कितना हो गया? ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। यहां तक के लेक्चर में कोई डाउट? नो सर। सारी चीजें क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। बैठिए।